Hello bachon, how are you? So I am going to start a new lecture for you and this is for class 7 students of बिहार बोर्ड। तो मैं बिहार बच्चों के लिए जो क्लास 7 के स्टूडेंट हैं उनकी इंग्लिश की किताब रेडियंस पार्ट 2 इसका चैप्टर नंबर 6 डिस्कस करने जा रहा हूं और इस स्टोरी का नाम है इवान। तो जैसा कि इसका नाम है इवान, मुझे लगता है ये एक विदेशी कहानी होगी। चूँकि ये जो कैरेक्टर का नाम है इवान, ऐसा नाम अपने देश में नहीं होता, तो ये विदेशी कहानी होगी। नो मैटर, वी विल कंटिन्यू विद दिस चैप्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो थ्रू द वार्मर सेक्शन। तो इसके वार्मर सेक्शन में क्या है ये हम लोग देखते हैं। डू यू एवर फाइंड पीपल क्वेरलिंग इन योर नेबरहुड? पहला सवाल है कि क्या आप अपने अड़ोस पड़ोस में लोगों को लड़ते हुए देखते हैं? व्हाट डू पीपल क्वेरल ओवर? लोग किस बात पर लड़ते हैं? हाउ डू दीज क्वेरल अफेक्ट योर लाइफ? और ये जो झगड़े होते हैं ये आपकी ज़िंदगी पर क्या प्रभाव डालते हैं? हाउ आर दीज क्वेरल्स रिजॉल्व फाइनली? और आखिर में इन सारे झगड़ों का अंत कैसे होता है, ये सॉल्व कैसे होता है? तो मेरे ख्याल से ये वार्मर सेक्शन का क्वेश्चन देख करके इसे सुन करके आप सब बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये कहानी किस बारे में हो सकती है। हो सकता है ये कहानी क्वेरलिंग के बारे में हो, आस पड़ोस के लड़ाई झगड़ों के बारे में हो, जिसमें लोग एक दूसरे के साथ में छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं, है ना। वैसे ये सोचने की बात तो है ही कि अगर आपके आस पड़ोस में लोग लड़ते झगड़ते हैं तो इसका मतलब आपके आसपास में शांति नहीं है। और जीवन में शांति का होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में शांति नहीं होगी तो लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? लोगों का मन शांत नहीं रहेगा तो वो अपने काम में फोकस कैसे करेंगे? वो लोगों के बारे में अच्छा कैसे सोचेंगे? अगर शांति नहीं होगी तो उनका मन भी कहीं न कहीं परेशान होगा और इसकी झलक उनके काम में दिख सकती है, उनके लोगों के साथ के व्यवहार में भी दिख सकती है। ओके, सो नाउ वी कंटिन्यू द स्टोरी। सो इट इज़ अबाउट इवान। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लाइक टू नो अबाउट इवान। हु इज़ इवान? इवान कौन है? इवान वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन ए विलेज इन रसिया। इवान एक किसान था जो कि रसिया के एक गांव में रहता था। रसिया एक देश का नाम है। काफ़ी साल पहले इसका नाम सोवियत संघ हुआ करता था। सो इवान वाज रिच। ही एंड 3 sons who were laborious. His father was old and sick. तो इवान के बारे में क्या लिखा है कि वो और उसके 3 पिता ये बड़े ही मेहनती थे। और इवान और उसके 3 बेटे जो थे वो बड़े ही मेहनती थे। और इवान के जो पिता थे वो बहुत बूढ़े थे और बीमार रहा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो गई कि इवान कौन है। इवान एक किसान है जो रसिया के गांव में रहता है। उसके 3 बेटे हैं। इवान और उसके 3 बेटे बहुत ही मेहनती हैं और उसके पिताजी बीमार रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। गैब्रियल वाज हिज नेबर। तो अभी आप लोगों ने वार्मर सेक्शन में भी देखा ना कि पड़ोस के झगड़ों के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर गैब्रियल एक कैरेक्टर है जो इवान का पड़ोसी है। दे वेयर गुड नेबर्स। ये दोनों के दोनों अच्छे पड़ोसी थे। दे वेयर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। और वे एक दूसरे के साथ में काफ़ी खुश रहा करते थे और एक दूसरे का साथ इन लोगों को अच्छा लगता था, कंफर्टेबल थे। इवान हैड सम हेन्स। तो अब यहाँ पर बात हो रही है इवान के बारे में फिर से। तो इवान के पास में कुछ मुर्गियाँ थी। अब क्या हुआ कि वन डे ए hen flew across the fence. She laid an egg in Gabriel's house. अब एक दिन ऐसा हुआ कि इवान की जो मुर्गियां थी उसमें से एक मुर्गी उसकी चहारदीवारी को फांद करके पड़ोसी के यहाँ चली गई। पड़ोसी कौन था? गैब्रियल। और उस मुर्गी ने गैब्रियल के घर में ही अंडे दिए। अब क्या होता है कि इवान्स डॉटर इन लॉ वेंट टू हिज हाउस टू इंक्वायर इनटू द मैटर। गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। इवान की जो बहू है उसके
उसके बेटे की जो वाइफ है वो पड़ोसी के यहाँ जाती है। पड़ोसी कौन है? गैब्रियल। और उसके यहाँ जाकर के इस बारे में पूछताछ करती है कि क्या उसकी कोई मुर्गी उसके घर में उड़ कर के आ गई है और क्या उसने यहाँ पर अंडे दिए हैं। अगर आपके घर की मुर्गी या आपके घर का कोई गाय भैंस कहीं और चला जाए किसी पड़ोसी के यहाँ, तो नेचुरली आप भी जाकर के पूछताछ करोगे, इंक्वायरी करोगे। तो यही बात यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ क्या है कि गैब्रियल्स मदर रिप्लाइड रूडली। गैब्रियल की जो माँ है वो इस बात का बड़े ही रूखे तरीके से, बहुत ही असभ्य तरीके से, बहुत ही रुखाई के साथ में इसका जवाब देती हैं। अब क्या होता है कि इस तरह का जवाब सुन करके वहाँ पर एक छोटे से झगड़े की शुरुआत हो जाती है। इट लेड टू ए क्वेरल। Soon, Ivan, Gabriel and their wives started quarreling. Their neighbors had to intervene to pacify them. अब थोड़ी ही देर में इस बात का एक बतंगड़ हो जाता है और ये झगड़ा बढ़ जाता है और इसमें दोनों ही परिवार, इवान और गैब्रियल के परिवार के काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। उनकी मिसेज भी इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये सब के सब आपस में झगड़ने लगते हैं। और ये झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आसपास के और बाकी सारे पड़ोसी आकर के इस मामले को सुलझाने की कोशिश करते हैं, शांत करते हैं। देयर नेबर हैड टू इंटरवेन टू पैसिफाई देम। तो उनके नेबर्स को इस मामले में इंटरवेन करना पड़ा, दखल देना पड़ा, तब जाकर के ये झगड़ा शांत हुआ। तो अब आगे क्या सब कुछ ठीक ठाक है? लेट अस सी इन दिस स्टोरी। बट देयर क्वेरल डिड नॉट स्टॉप। इवान uprooted Gabriel's beard. Gabriel went to court by bus, but Ivan went there by train. They both filed a case. तो ये झगड़ा यहीं पे समाप्त नहीं हुआ। क्या हुआ कि इवान ने गुस्से में आकर के गैब्रियल की दाढ़ियाँ नोच ली। दाढ़ी के बाल उसने नोच लिए, खींच लिए। और गैब्रियल इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज़ हुआ। वो बस से गया और इवान ट्रेन से गया। और ये दोनों के दोनों कहाँ गए? ये दोनों जाते हैं अपने शहर के कोर्ट में और वहाँ पर न्यायालय में जाते हैं। वहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल करते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको ये सज़ा मिलनी चाहिए। सो दे बोथ फाइल्ड ए केस। द हियरिंग प्रोलॉन्ग्ड। इट रूइंड देम फाइनेंशियली। दे हैड नो पीस। दे वर नॉट हैप्पी नाउ। तो अब जब मामला कोर्ट कचहरी में चला जाए तो ये बात कभी कभी लंबी खींचती है और अगर कोई भी एक आदमी उसे आसानी से निगोशिएट करने को तैयार ना हो, गलती मानने को तैयार ना हो तब। और मुझे लगता है इस मामले में भी कुछ ऐसा हुआ कि इन लोगों ने कोर्ट में फाइल तो कर दिया केस और वहाँ पर कोर्ट की हेयरिंग बड़ी लंबी चली, काफ़ी लंबी चली। मुझे लगता है कुछ 1 साल भी लग गए हों, ऐसा होता है। और कोर्ट में केस लड़ने के लिए काफ़ी पैसे भी तो खर्च होते हैं। तो इन दोनों ने अपने अपने लॉयर हायर किए होंगे और उन लॉयर ने इन दोनों से मोटी रकम ली होगी, मोटी फीस ली होगी इनका केस लड़ने के लिए। और इस चक्कर में इट रूइंड देम फिनेंशियली। दे हैड नो पीस। और इसकी वजह से इन दोनों को ही, इवान को और गैब्रियल को, काफ़ी फिनेंशियल नुकसान भी हुआ, आर्थिक परेशानी भी हुई, चूँकि इन्हें काफ़ी सारे पैसे खर्च करने होते थे कोर्ट कचहरी में। दे हैड नो पीस। अब उनके जीवन में शांति नहीं थी और न ही अब वे लोग खुश थे। आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने ये स्टोरी स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने कहा था कि दे वेयर गुड नेबर। और अब क्या है? दे वेयर नॉट हैप्पी नाउ। दे हैड नो पीस। अब उनके जीवन में शांति नहीं थी और न ही अब वो खुश थे। इवान्स फादर, हु वाज ओल्ड एंड वाइज, डिड नॉट लाइक इट। अब बात आती है इवान के पिताजी की, जो कि बूढ़े थे और बुद्धिमान थे, विद्वान थे। उन्हें ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, एक कदम बढ़ाया। उन्होंने क्या किया? ही आस्क्ड देम टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट। इन्होंने दोनों को ही बुलाया। किसको किसको बुलाया? इन्होंने इवान को भी बुलाया और गैब्रियल को भी बुलाया और कहा कि दोनों एक दूसरे को माफ़ करो और पुरानी बात भूल जाओ। ओल्ड डिस्प्यूट, पुराना विवाद भूल जाओ। He asked them, why are you quarreling over an egg? What's its value?
Hatred breeds hatred. In anger, you don't know what you are saying and doing. You lose your patience and wisdom. It sometimes lead to destructions. तो यहाँ गौर करने की बात है कि इवान के पिताजी जो कि बूढ़े हैं और बुद्धिमान हैं, उन्होंने एक कदम बढ़ाया झगड़े को शांत करने के लिए, और वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। वो काफ़ी मोरल लेसन वाली बातें भी कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को माफ़ कर दो और पुराना झगड़ा भूल जाओ। उन्होंने कहा कि व्हाई आर यू क्वेरलिंग ओवर एन एग? तुम दोनों सिर्फ एक अंडे के लिए इतना झगड़ा क्यों कर रहे हो? इसकी वैल्यू ही क्या है? फिर वो कहते हैं कि हैट्रेड ब्रीड्स हैट्रेड। एक दूसरे के प्रति जो घृणा और नफरत की भावना है, ये नफरत को ही जन्म देती है, नफरत को ही बढ़ावा देती है। इन एंगर यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग एंड डूइंग। और इतने गुस्से में तुम दोनों को पता नहीं चल रहा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो और एक दूसरे को क्या क्या कह रहे हो। यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम। इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर शब्दों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने क्या कहा? यू लूज योर पेशेंस एंड विजडम। तुम अपना धीरज खो रहे हो, तुम अपना विद्वता, तुम अपनी बुद्धिमानी खो रहे हो, और ये चीज़ें तुम्हें कहाँ ले जाएंगी? इट समटाइम्स लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। ये चीज़ें तुम्हें ले जाएंगी विनाश की ओर, जहाँ पर तुम दोनों का ही नुकसान होगा, तुम दोनों को काफ़ी हानि उठानी पड़ेगी। यू विल हैव टू बियर ए ग्रेट लॉस। तो अब एक अच्छी सी बात है, द ओल्ड मैन्स एडवाइस वर्कड। उस बूढ़े आदमी के एडवाइस ने काम किया। नाउ इवान एंड गैब्रियल वेयर रिकनसाइल्ड। उन लोगों ने अपना झगड़ा सुलझा लिया। एंड दे बिगेन टू लाइव टुगेदर इन पीस वंस अगेन। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ। अब उन लोगों ने फिर से शांति से, प्यार से साथ साथ रहना शुरू कर दिया, और अब फिर से उनकी ज़िंदगी खुशनुमा हो गई। दे वेयर वेरी हैप्पी नाउ। तो अब उनका झगड़ा सॉल्व हो गया और अब वो शांति से हंसी खुशी रहने लगे। तो व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी? इस कहानी की मोरल वैल्यू क्या है? मोरल लेसन क्या मिलता है इस कहानी से? इस कहानी से मोरल लेसन यही मिलता है कि हम लोगों को शांति से रहना चाहिए, हम लोगों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, पड़ोसियों के साथ भी प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। क्योंकि अगर ये झगड़ा बड़ा होता है तो इसमें हम दोनों ही पक्षों का नुकसान होता है, आपका भी और आपके पड़ोसी का भी। तो मिलजुल करके प्रेम से रहना चाहिए। नाउ वी विल सी द वर्ड्स यूज्ड एज ग्लॉसरी, एंड दीज आर द स्पेशल वर्ड्स, न्यू वर्ड्स फॉर यू इन दिस स्टोरी। सो द वर्ड्स आर सिक। सिक आप सब लोग समझते होंगे, सिक का मतलब होता है बीमार होना, इलनेस, इल। फेंस, फेंस दैट इज बैरिकेड। वो घर के बाहर जो छोटा सा बाउंड्री वाल होता है, लोग लकड़ी के फट्टों से बनाते हैं, तार की जाली से बनाते हैं, कांटेदार तार से बनाते हैं, कभी कभी ये सीमेंट ईंट का भी होता है, 3 फुट का, 5 इंच का, उसी को फेंस कहते हैं। इंक्वायर ये एक वर्ब है। इट मीन्स टू आस्क, पूछना। पैसिफाई, टू मेक काम, शांत करना। अपरूट, रूट जड़ें आप समझ रहे हैं ना, एंड अपरूट इसका मतलब है जड़ों से उखाड़ना। तो इसमें कहानी है ना कि इवान ने गैब्रियल की दाढ़ी उखाड़ ली थी, नोच ली थी। हाँ, सो अपरूट मीन्स टू रूट आउट। हेट्रेड, कंटेम्प्ट, हेट्रेड का मतलब है घृणा करना, नफरत करना। रूडली ये एडवर्ब है। रूडली का मतलब है हार्सली, रुखाई से। फॉरगिव तो ये वर्ब है। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, क्षमा करना। टू पैराडॉन, टू पार्डन। रिकनसाइल्ड ये अगला वर्ड है, ये भी वर्ब है। रिकनसाइल उसका पास्ट टेंस है। तो रिकनसाइल का मतलब यहाँ पर ये है कि हिसाब मिला लेना, या टू बिकेम फ्रेंड अगेन, मेल मिलाप हो जाना, मिलाप हो जाना। रिकनसाइल इस शब्द का ज़्यादातर इस्तेमाल अकाउंट्स में होता है, जहाँ पर लोग खर्चों को मिलाने की बात करते हैं, टैली करने की बात करते हैं, डेबिट क्रेडिट को बराबर करने की बातें करते हैं।
तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर यहाँ पर स्टार्ट होता है, जिस स्टोरी का नाम था इवान। आप सब बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसा सोचते होंगे कि मैं हर चैप्टर के आखिर में ग्लॉसरी के जो वर्ड्स हैं, जो ये नए वर्ड इस कहानी में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसकी चर्चा क्यों करता हूँ? क्योंकि मेरा विश्वास है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, इसे स्ट्रेंथन करना चाहते हो और इसे इतना मजबूत बनाना चाहते हो जितनी आपकी हिंदी है, तो उसके लिए सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात है कि आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू शुड हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड पावर बेस विथ यू, ताकि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, जो कुछ भी लिखना चाहते हैं, जो कुछ भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपके पास में उसके लिए अच्छी वर्ड पावर हो, आपके पास में वो भावना, वो बात कहने के लिए अच्छे वर्ड्स का भंडार हो, अच्छे वर्ड्स का कलेक्शन हो, सो दैट यू कैन यूज इट व्हेनेवर इट इज़ नीडेड टू यूज इट, ताकि आप उसका आसानी से अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकें। और ये आपके वर्ड्स ही तो हैं जो लिखने में, बोलने में आपकी भाषा के बारे में दूसरों को बताएंगे कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो, आप कितने अच्छे जानकार हो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में चल कर के आई विल बी कंडक्टिंग ए फॉलो अप लेक्चर सेशन फॉर दिस चैप्टर ऑल्सो, एंड अगेन I will be discussing about the question answers related to this chapter, and I will help you for the grammar portion also. ठीक है, तो तब तक के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर सेशन को ध्यान से सुने, इसे आप पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, नोट्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ में ही आप मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है न्यू एज कोचिंग, इसे ज़रूर याद रखें। अगर ना सब्सक्राइब किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप अपनी क्लास के बच्चों में, क्लासमेट्स में, बैचमेट्स को, अड़ोसी पड़ोसी को, और जो भी बच्चे जो बिहार बोर्ड का सिलेबस या NCERT का सिलेबस फॉलो करते हैं, उन्हें आप मेरे चैनल के बारे में बता सकते हो, क्योंकि मैं एक एक करके आपकी क्लास के और आपकी क्लास से ले करके 10th क्लास तक के बच्चों के लिए, चाहे वो बिहार बोर्ड के हों या NCERT के हों, मैं उनके लिए इंग्लिश के, साइंस के, सोशल साइंस के, कंप्यूटर के, मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे लेक्चर्स डालने वाला हूं, जो आपकी पढ़ाई के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। तो मेरा चैनल का नाम याद रखेंगे, न्यू एज कोचिंग। फिर मिलते हैं